नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस के क्रम में जो हम लोग क्लास 9th का देख रहे थे, उसमें आज जो होगा वो 9th क्लास का 13वां और आखिरी वीडियो होगा, 13वां और लास्ट वीडियो होगा। इस 13वें वीडियो में आपको पाठ 13 जो रोग हम बीमार क्यों होते हैं, जो सब टॉपिक है उसको करेंगे। इसके अलावा दो छोटे छोटे और पॉइंट हैं इसमें जो 14 और 15, चैप्टर 14 और 15 से संबंधित है ना। थोड़े पर्यावरण की ओर इसमें झुकाव देखा जाएगा, तो हम लोग एक ही में 13 में ही कुल कर लेंगे। अधिकांश प्रश्न इसमें 13 का ही होगा, 14 और 15 में कम प्रश्न बने हैं तो कम ही प्रश्न होगा। फिर हम लोग कल से जो है वो शुरू करने वाले हैं क्या, क्लास 10th का। फिर 10th हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा साइंस। फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पर टूटेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट था कि रिजल्ट आने के पहले कुछ ना कुछ आप अचीव कर लें, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं कि कम से कम 9th क्लास आपका पूरा हो गया है कवर। तो आइए शुरू करते हैं। रही बात पीडीएफ की, क्लास के पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम से आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आइए, इस वीडियो में हम लोग रोग से संबंधित अधिकांश प्रश्न देखेंगे, जहां से एग्जाम में आपका प्रश्न बनता है। कैसे कैसे प्रश्न बनता है हम हिंट देते चलेंगे। चलिए, पहला कथन वाला है। पहला कथन है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता आवश्यक है। दूसरा, वे रोग जिनके तत्कालीन कारण सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या उन्हें अपक्षयी रोग कहा जाता है? वे रोग जिनके तत्कालीन कारण जो है वो सूक्ष्म जीव हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ये कह रहा है। तो चलिए दोनों विकल्प को हम लोग देखते हैं अच्छे से। पहला विकल्प है कि केवल एक सही है। देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता आवश्यक है। ये आपको लगेगा कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य से समाज का क्या मतलब है, तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि कोई आपको बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि बीमारी की अनुपस्थिति, ना, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का एक और उदाहरण है कि अगर समाज में समानता दिखे, जैसे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, है ना, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कहीं जाने से किसी को ना रोका जाए, मतलब एक तरह से समाज में समानता हो, तब भी आप मानसिक रूप से जो है वह स्वस्थ होते हैं। अब अगर कहीं जाने से आपको रोका जाए, जैसे पहले आपने सुना होगा कि भैया छुआछूत का प्रावधान था, ठीक है, किसी को कहीं जाने से रोका जा रहा था, तो उस मतलब कृत्य से भी वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता था। तो इस लाइन को बहुत बारीकी से आपको समझना है, नहीं ऐसे समझ पाएंगे अगर गहराई में नहीं जाएंगे तब, कि सामाजिक समानता भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो कथन एक तो बिल्कुल आपका सही है। कथन दो कह रहे हैं, वे रोग जिनके तत्कालीन कारण जो है वो सूक्ष्म जीव हैं, क्या वो अपक्षयी रोग हैं? तो वह संक्रामक रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्रामक रोग, ठीक है। तो दोनों विकल्प आप यहां पर देख लिए। पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा, और दूसरा विकल्प जो होगा, तो दूसरा कथन जो यहां पर आपको मिलेगा वो गलत मिल जाएगा। क्यों गलत मिल जाएगा? क्योंकि उसको अपक्षयी रोग नहीं बल्कि उसको कहा जाता है संक्रामक रोग। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर? संक्रामक रोग बिल्कुल यहां पर सही विकल्प होने वाला है। तो यानी कि पहला कथन तो सही होगा लेकिन दूसरा गलत होगा, तो केवल एक सही है, ठीक है। चलिए आइए, इनमें से कौन तीव्र रोग का उदाहरण है? तीव्र रोग का मतलब जरा सा समझ लीजिए, फिर आप खुद ही डिसाइड करेंगे। तीव्र रोग में होगा कि हुआ और कम समय में ठीक हो जाएगा। जो लंबा चलेगा वो तीव्र रोग नहीं है, वो दीर्घकालिक रोग है। तो खांसी और जुकाम तो आप देखते हैं कि 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन में सही हो जाता है, 8-10 दिन भी लग जाता है, सही हो जाता है। लेकिन जिसको फाइलेरिया हो जाता है वो 4-8-10 दिन में नहीं होता है, ये दीर्घकालिक रोग है। तो यह सभी नहीं होगा, ध्यान रखना है, सी विकल्प होगा। चलिए, लूज मोशन अक्सर होते रहता है लेकिन ये पता नहीं कि किस कारण से होता है। जान लीजिए,
लूज मोशन जो होने का रीजन है वह है वायरस, यानी कि वायरस विषाणु जो है यह लूज मोशन का प्रमुख कारण है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न, चौथा सवाल। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है दरोगा में, इनमें से कौन सा रोग जल के माध्यम से नहीं फैलता है? सीधा पूछा जाएगा, तो जान लीजिए, हैजा, टाइफाइड और डायरिया, ठीक है, ये सब जल के माध्यम से फैलता है। बाकी आपको पूछ रहा है डेंगू मच्छर, तो डेंगू मच्छर आप जानते हैं कि मच्छर है और ये डेंगू बुखार है, ये मच्छर के काटने से आपको होगा, ना कि आप जल के ग्रहण करने से, ठीक है। जबकि टाइफाइड आप दूषित जल पी लीजिए तो आपको हैजा भी और डायरिया भी। बाकी डेंगू आप मच्छर के संपर्क में आएंगे तो हो जाएगा। चलिए, तो डेंगू सही आंसर होगा, डेंगू ज्वर। इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, है ना, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो ध्यान देना है, बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है। वायरस मतलब विषाणु और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, तो ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया से आपने सुना होगा कि टीबी बैक्टीरिया है, हैजा का भी बैक्टीरिया है, एंथ्रेक्स भी, ये तीनों, एंथ्रेक्स, टीबी और हैजा, यह तीनों जो है वह आपका बैक्टीरिया वाला रोग है। तो क्या विकल्प होगा? यह सभी। फिर से याद कर लीजिए, आपको ट्रिक भी बता देता हूं। ए है टीबी, ऐसे याद करिएगा, ये है टीबी, ये है टीबी मतलब एंथ्रेक्स, हैजा और टीबी। ये है टीबी किससे? तो कहेंगे कि सर ये तो बैक्टीरिया से। क्लियर हो? चलिए, कालाजार नामक रोग किससे होता है? सीधा एग्जाम में पूछेगा कालाजार, तो कालाजार है तो बताएंगे प्रोटोजोआ। कालाजार, जार और जोआ, ऐसे याद करना है, कालाजार और प्रोटोजोआ, बिल्कुल एकदम याद करिएगा। परजीवी लिखा मिलेगा तो वह ध्यान दें। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यह मतलब पेप्टिक व्रण जब तक जानकारी नहीं था तब तक ये बहुत ही असहनीय बीमारी था, परेशानी में रखता था जिसको भी ये होता था, है ना, इसके भ्रम थे पहले। आइए, पेप्टिक व्रण होने का कारण क्या है? तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जी हाँ, पेप्टिक व्रण का जो मुख्य कारण है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टर लगा है तो आप समझ ही रहे होंगे। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण ही पेप्टिक व्रण जो है वो होता है। इसके लिए जो मेडिसिन उपलब्ध कराया गया, तो उन दोनों व्यक्ति को नाम याद कर लीजिए, उनका नाम पर ही ये आपको बैक्टर मिलेगा, हेलिकोबैक्टर। तो उन दोनों व्यक्तियों को इस भी पूछ सकता है आपसे कि भाई कब नोबेल मिला एक पेप्टिक व्रण के जो मेडिसिन खोज के लिए? तो ध्यान रखिएगा, एक का नाम था मार्शल, एक का नाम था, क्या नाम था भाई, मार्शल, और एक का नाम था वारेन, वारेन, है ना। इन दोनों को 2005 में नोबेल मिला है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? वायरस से नहीं होता है, तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो देखिए, टाइफाइड अभी बताया था ना, टाइफाइड बताया था किससे? जीवाणु से। टाइफाइड जो बताया था वो बताया था कि टाइफाइड जीवाणु से होता है, जो दूषित जल से आपका हो रहा था। तो टाइफाइड सही आंसर हो जाएगा, ये वायरस से नहीं जबकि ये जीवाणु से। बाकी वही खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा या डेंगू बुखार, यह जो है वो आपका वायरस से होगा। इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, तो मलेरिया परजीवी का नाम सुना है अपने, रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया, तो परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा। एड्स तो जानते हैं कि वायरस से होता है। हाँ, आइए, पील पॉ, जी हाँ, जिसको हाथी पॉ भी कहा जाता है, पील पॉ नामक रोग किसके कारण होता है? तो यह कृमि के कारण होता है, कृमि, वॉर्म के कारण होता है भैया, कृमि के कारण पील पॉ रोग होता है, ध्यान रखिएगा। निद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस, है ना, ये भी प्रश्न आता है। निद्रालु व्याधि का कारण कौन सा प्रोटोजोआ है? निद्रालु व्याधि का जो कारण है मतलब सोने वाला है, तो देखिए यहां पर आपको याद कर लेना है, सोने वाला से सोमा याद कर लीजिएगा, यानी कि ट्राइपनोसोमा।
निद्रालु व्याधि ये परजीवी से होता है। किससे होता है? परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से। ठीक है, और इसका जो कारण है वह है ट्राइपनोसोमा। क्या है कारण? ट्राइपनोसोमा। आइए, इनमें से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? वायु के द्वारा नहीं फैलता है। देखिए, जुकाम हो जाएगा, वायु से फैल जाएगा। खांसी छींकी वगैरह तो किसी को वो संपर्क आएगा वायरस तो वो फैलेगा। निमोनिया भी वायु द्वारा फैल सकता है। क्षय रोग भी फैल सकता है। बट हैजा, जो आपको मैं बताया था कि ये बैक्टीरिया से है, हैजा एंथ्रेक्स टीबी बैक्टीरिया से है ना, तो हैजा या कोलेरा यह वायु द्वारा नहीं फैलता, तो ध्यान रखिए। इनमें से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैल सकता है? लैंगिक संपर्क से कौन फैल सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर लोग जब लैंगिक संपर्क का नाम आता है तो केवल उनको एड्स याद आता है, लेकिन इसमें आपको जानना है लैंगिक संपर्क से ये जननांग हर्पिस भी लैंगिक संपर्क से फैलता है। हेपेटाइटिस बी भी फैलता है। तो अगर क्लामाइडिया आपको नहीं पता है तब भी आप यह सभी के साथ जाइए, जननांग हर्पिस, क्लामाइडिया और हेपेटाइटिस बी, यह तीनों जो है वो, इन तीनों के बारे में जरा हल्का हल्का पॉइंट भी आपको जानना होगा। देखिए, जननांग हर्पिस जो है यह भी असुरक्षित यौन संबंध अगर बनाते हैं बिना सुरक्षा बिना प्रोटेक्शन के, तो यह जननांग हर्पिस हो सकता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो जननांग होता है उसके आसपास ये लाल चकता चकता ऐसे हो जाएगा, जिसमें आपको अगर पेशाब करने के समय भी जलन हो सकता है या और भी कठिनाइयां हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि असुरक्षित यौन संबंध से ये फैल सकता है। क्लाइमाइडिया भी, यह भी असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकता है। चाहे आप किसी प्रकार का यौन संबंध बनाते हो असुरक्षित, तो यहाँ भी फैल जाता है, यहाँ भी समस्या होती है। और हेपेटाइटिस बी भी असुरक्षित यौन संबंध अगर आप बनाते हो तो यह भी फैल सकता है। अच्छा, ये चीज सिर्फ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि तीनों, चूंकि बच्चे ज्यादातर जैसे एग्जाम में आता है तो अगर एड्स दे देगा तो वो केवल एड्स लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, तो इनको जानना आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ऑप्शन देके फंसाया जा सकता है। ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं। चलिए आगे आइए। 14वां, जापानी मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है? जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण, तो ध्यान रखिएगा। शिशु को मां के दूध से कौन सा प्रतिरक्षी मिलता है? शिशु को मां के दूध से मिलता है IgG, है ना, तो ध्यान रखना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, रेबीज किसके कारण होता है? तो रेबीज जो कुत्ता काटता है, और रेडबो वायरस आप जानते ही हैं, तो वायरस हो जाएगा। चलिए आगे आइए। दाद रोग, दाद है ना, जो फंगी मैंने एक ट्रिक भी बताया था पहले, दद्दा गंजा खाए। दद्दा मतलब दाद, और दमा गंजापन गंजा से, और खा से खाज, ऐसे एथलीट फूड, तो ये जो है दद्दा गंजा खाए, याद कर लीजिएगा। तो ये होगा आपका फंगी कवक से। पेचिस होने का कारण है, पेचिस होने का कारण है प्रोटोजोआ। पेचिस का क्या कारण है? प्रोटोजोआ। उसका नाम है एंट अमीबा। क्या नाम है? एंट अमीबा। ध्यान रखिए, देखिए यहां पर है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ। आइए, गलसोत या मम्प्स रोग होने का कारण क्या है? गलसोत होने का जो कारण है वह है आपका क्या हो जाएगा? तो गलसोत जो होगा वो होगा आपका वायरस, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे। 20वां, टाइफाइड होने का कारण क्या है? टाइफाइड मैंने बता दिया है, शुरुआत में ही बताया है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, है ना, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। आइए, पेचिस से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पेचिस जो है वो आंत को प्रभावित करता है। किसे? आंत को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। टीटनेस से प्रभावित अंग क्या है? तो टीटनेस से नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। टीटनेस जब होगा तो नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित हो जाएगा। चलिए आगे आइए, यहाँ आते हैं। ट्रेकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंख को प्रभावित करता है, एग्जाम में मिलान कराने के लिए दे देगा। इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग नहीं है मतलब कि वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आती है, तो ध्यान रखिएगा। कलर ब्लाइंडनेस,
कहते हैं आपकी, हाँ सर, कलर ब्लाइंडनेस तो जो है वो अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया, यह भी अनुवांशिक रोग है, बट रतौंधी जो है यह अनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी आपको पता है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अक्सर बच्चे ध्यान देते हैं कलर ब्लाइंडनेस और रतौंधी दोनों सोते हैं, अरे हाँ दोनों ये सभी है, इनमें से कोई नहीं ऐसा रहेगा, लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो अनुवांशिक रोग नहीं है वो रतौंधी है। ये विटामिन ए की कमी से आपको होने को देखने को मिल जाएगा। आइए, टर्नर सिंड्रोम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? टर्नर सिंड्रोम के संबंध में कथन जो है वो गलत कौन सा है, ध्यान रखिएगा। यह रोग स्त्रियों में होता है, तो जी हाँ, टर्नर सिंड्रोम जो है यह स्त्रियों में होने वाला रोग है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 यानी 45 होती है, तो बिल्कुल सही 45 होती है। तो जब 45 होगी तो 47 वाला गलत हो जाएगा, सीधा यहाँ पर हो जाएगा, है ना। इसमें शरीर अल्प विकसित हो जाता है, तो ये तीनों सही है, बट हमें गलत कथन छांटना है। उस हिसाब से ऑप्शन डी गलत कथन है, बाकी आंसर डी होगा। चलिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जी हाँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के संबंध में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन ध्यान रखना है। देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो आपका महिलाओं में हो रहा था, तो यहाँ ये पुरुषों में होगा। वहां महिलाएं कम विकसित हो रही थी, यहाँ पुरुष जो होंगे वो नपुंसक हो जाएंगे। उसमें 45 गुणसूत्र था, यहाँ 47 गुणसूत्र हो जाएगा। तो जब 47 हो जाएगा तो 45 वाला गलत हो जाएगा। यानी कि जो आपने देखा था टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं के लिए कंडीशन, वो कंडीशन आप यहाँ देख रहे हैं पुरुषों के लिए। वहां 47 गलत ऑप्शन था, यहाँ 45। किस रोग को मंगोलिज्म भी कहा जाता है? तो डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम को ही, जिसमें 45 गुणसूत्र हो रहे थे, उसको आपको मंगोलिज्म भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डाउन सिंड्रोम को क्या कहा जाता है? मंगोलिज्म भी। चलिए आगे, मुहासे होने का कारण क्या है? तो स्टेफाइलोकोकस। क्या है मुहासे का? स्टेफाइलोकोकस। एंटीबायोटिक वायरस पर प्रभावी नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक का काम है कि जो कोशिका का जो भित्ति बना है, जो मतलब वाल वाल कह लीजिए, उस भित्ति पर प्रहार करेगा। लेकिन आपको पता है कि वायरस में भित्ति ही नहीं होता है, तो जब भित्ति ही नहीं है तो इस पर प्रभाव ही नहीं करेगा। तो इसीलिए एंटीबायोटिक जो है वो वायरस पर प्रभावी नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें भित्ति नहीं होती है वायरस में। आइए, इनमें से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है? लैंगिक संपर्क मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग। तो एड्स तो जानते हैं कि असुरक्षित अगर यौन संबंध बनाते हो तो एड्स फैल जाता है। सिफिलिस भी अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाते हो तो फैल जाएगा। गोनोरिया का भी यही हाल है। गोनोरिया, क्लैमिडनिया है ना, जो पिछले कराया था, और आपका हेपेटाइटिस बी, ये भी ध्यान रखना है। ये सारे जो हैं ये लैंगिक संपर्क से फैल जाते हैं। आइए अगला, मच्छर, जी हाँ, के काटने से प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव चले जाते हैं। मच्छर काटेगा, अगर मच्छर काटता है तो वह सूक्ष्म जीव यकृत में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? यकृत, यानी कि लीवर में। लीवर में, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, 32वां, वायरस से संक्रमित कोशिका का, वायरस से संक्रमित कोशिका कौन सा प्रोटीन छोड़ती है? वायरस से संक्रमित कोशिका इंटरफेरॉन, जी हाँ, इंटरफेरॉन प्रोटीन जो है वो रिलीज करने लगती है जैसे वायरस से संक्रमित होती है। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? बीसीजी का टीका, तो यह बीसीजी का टीका जो है यह ट्यूबरकुलोसिस है ना, यानी कि क्षय रोग, जिसे टीबी, यक्ष्मा, तपेदिक, सारे नाम इसी के हैं, कहा जाता है बीसीजी क्षय रोग। आइए, एथलीट फूड, मैंने बताया था दमाद खाए गंजा, याद है? दमाद दद है ना, दमा दाद या दद्दा खाए गंजा मैं बताया था, कोई भी दोनों ट्रिक है। और फिर उसके बाद क्या मैं बताया था? खाज खासे, ऐसे एथलीट फूड। तो एथलीट फूड पूछ रहा है तो बताएंगे कबक हासर, गंजा से गंजापन आप जानते हैं। आइए, इनमें से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग जो नहीं है वह है रिकेट्स, जो हो जाएगा वो संक्रामक रोग नहीं हो जाएगा। बाकी क्षय रोग, हैजा, इन्फ्लुएंजा, ये संक्रामक से फैल जाता है। चलिए आइए, आइए, मलेरिया परजीवी का वाहक, तो मलेरिया परजीवी की खोज पूछेगा तो रोनाल्ड रोज, और वाहक जो होगा वो मादा, मादा एनोफिलीज मच्छर। आइए,
डेंगू ज्वर होने का कारण क्या है? तो डेंगू का मैं वायरस बताया हूं, आर्बो वायरस। कौन सा? आर्बो वायरस। मलेरिया से प्रभावित प्रमुख अंग कौन सा है? तो मलेरिया से आरबीसी और यकृत भी प्रभावित हो जाता है। आरबीसी मैं बताया था ना कि यकृत में चला जाता है। काला जार से कौन सा रोग अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा होता है, यानी बोन मैरो काला जार से प्रभावित। इनमें से कौन सा रोग आंत को प्रभावित नहीं करता है? आंत को, तो देखिए आंत को प्रभावित करने में हैजा का रोल रहता है, ठीक है। टाइफाइड के भी जो जीवाणु हैं वो भी आंत को प्रभावित करते हैं, है ना। तो देखिए टाइफाइड का भी करते हैं और पेचिस को भी करते हैं। डिप्थीरिया जो है वो आंत को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। रही बात कि डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है, तो बताएंगे कि यह आपके डिप्थीरिया जब होता है किसी को, तो गला, है ना, टॉन्सिल, गले में जो टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल या श्वसन तंत्र कह लीजिए, श्लेष्मा झिल्ली, इन सबको प्रभावित करेगा। हर्पिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए एक आपका जननांग हर्पिस में बताया था, है ना, मैं बताया था कि जननांग के आसपास लाल चित्तीदार हो जाएगा, है ना, लाल लाल ऐसे ऐसे, तो ये त्वचा हो जाएगा सही आंसर। जिस रोगी कल्पना को ही सत्य मान लेता है, जैसे वो कल्पना कर लिया कि आप उसको मारने वाले हैं, तो वो लगेगा जब आपको देखेगा तो वो डरेगा या कुछ अलग रिएक्शन करेगा, है ना। ये होता है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में वो क्या होता है कि कल्पना को ही सत्य समझ लेता है। आइए, डीपीटी का फुल फॉर्म, डीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो बताएंगे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ध्यान रखिएगा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। डेंगू पोलियो टिटनेस नहीं, डिप्थीरिया पोलियो टाइफाइड नहीं, डेंगू पर्ट्यूसिस टिटनेस नहीं, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ध्यान रखिएगा। डीपीटी में पी, तो पी से मैं बताया ना, पर्ट्यूसिस पोलियो नहीं, प्लेग नहीं, पीलिया नहीं, पर्ट्यूसिस। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल। डी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? तो डी है ना, जिसमें से पी निकाल दीजिए, तो डिप्थीरिया, और पी से पर्ट्यूसिस और टी से यहां आप टिटनेस पर जा सकते हैं, यानी कि डिप्थीरिया और टिटनेस। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। आइए, कुष्ठ रोग को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो कुष्ठ रोग को हैंसन रोग कहा जाता है। क्या, कौन सा रोग? हैंसन रोग के भी नाम से जाना जाता है कुष्ठ रोग को, तो ध्यान रखिएगा हैंसन रोग को। HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करता है? तो लसिकाणुओं को नष्ट कर देता है। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, किसे? लसिकाणु या टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनको नष्ट करके यह HIV जो है वो प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम करता है। यदि कोई मानव रोग, जैसे रोग हुआ मानव को होने वाला, विश्व के विस्तृत क्षेत्र में फैल जाए तो उसे क्या कहते हैं? जैसे अभी आपने देखा था कोरोना देखा था ना, तो यह पेंडेमिक कहलाया था, महामारी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? ठीक, देखता हूं ऑप्शन चारों, जीवाणु जनित नहीं है तो ऑप्शन देखना है। दाद, मैंने क्या बताया था? दाद गंजा खाए फंगी के कारण, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। आगे यक्षमा, यानी कि टीबी का मैंने क्या बताया था? तो कहेंगे सर टीबी तो बैक्टीरिया का आपने बताया था, ठीक है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया ही तो पूछ रहा है, तो कहेंगे सर यक्षमा। नाम बस बदला हुआ है, खाली बीमारी वही है, यक्षमा। श्वेत प्लेग को सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग भी टीबी को ही, या यक्षमा को, या तपेदिक को, तो ध्यान रखिएगा श्वेत प्लेग, ये 6 रोग। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो काली खांसी से बचाव के लिए वही डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असामान्य वृद्धि होती है, तो इसमें WBC काउंट की असामान्य वृद्धि हो जाएगी, इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। डाउन सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? तो डाउन सिंड्रोम में मैंने टोटल आपको बताया ही नहीं है डाउन सिंड्रोम में। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र टोटल होते हैं, जो संख्या हो जाता है 47, और 21वां गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी बन जाती है, तो 21वां गुणसूत्र जो है वो प्रभावित हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर 21। आइए, इसमें जो गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी वो 47 हो जाएगी। हाशीमोटो रोग किस प्रकार का रोग है? जी हाँ, हाशीमोटो रोग है वो किस प्रकार का रोग है? 4 विकल्प है आपके सामने। पहला विकल्प है आपका
वायरस यानी कि विषाणु जनित, दूसरा है बैक्टीरियल, तीसरा है स्वप्रतिरक्षी रोग। हाशीमोटो रोग में अपनी ही कोशिका पर यह हमला कर देगा और ये ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जाना जाएगा, स्वप्रतिरक्षित रोग होगा। किस रोग को रक्तस्रावी रोग भी कहा जाता है? तो ये हीमोफीलिया है, रक्तस्रावी रोग कहा जाता है। जिस रोग में व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है भाई, इसमें समय से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा, देखिएगा बूढ़ा जैसा लगने लगेगा कम ही उम्र में, ये रोग होता है। इसका नाम है, ऑप्शन देखना पड़ेगा क्योंकि नाम बड़ा लंबा चौड़ा है ना इसका, देखिए, हाँ, हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम। जी हाँ, हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए अब यहां पर थोड़ा सा पर्यावरण की ओर थोड़ा झुकाव मिलने वाला है। कथन, पहला कथन, पृथ्वी की बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जहां हम लोग रहते हैं वो स्थल मंडल ही तो है, तो हाँ ये तो सही हो जाएगा। दूसरा, जीव मंडल के जैविक घटकों को सजीव घटक कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कथन सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए, ये गलत होगा प्रश्न आप लोगों से। वायु, जल और मृदा जीव मंडल के किस प्रकार के घटक हैं? निर्जीव घटक, जैविक घटक, सजीव घटक या उपभोक्ता? तो ध्यान रखिएगा, वायु, जल, मृदा ये भले जीवन के लिए उपयोगी हैं, वायु जल, बट ये खुद ही निर्जीव हैं, ध्यान रखना है, निर्जीव घटक हैं ये। वायुमंडल का मुख्य घटक कौन है? ये प्रश्न थोड़ा सा आपको लगेगा, है ना, समझने का प्रयास करिएगा तो यहां आप सही कर सकते हैं। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन। लेकिन बच्चे ऑक्सीजन लगाते हैं कि भाई जीने के लिए आवश्यक है, बट ध्यान रखिएगा वायुमंडल का घटक पूछ रहा है ना, तो नाइट्रोजन हो जाएगा, सर्वाधिक इसी की संख्या है ना। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। आइए देखिए, कह रहा है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलते हैं। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण में यही तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। बहुत से समुद्री जीव समुद्री जल में घुले कैल्शियम कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं, तो बिल्कुल सही है, यानी कि कथन दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर, 61 का सी सही। लाइकेन जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड जहां होता है, लाइकेन वहां नहीं पनपता है, इसलिए लाइकेन को प्राकृतिक सूचक या प्राकृतिक इंडिकेटर भी कहा जाता है। मृदा के निर्माण में मुख्य रूप से जो सहायक होता है यह होता है सूर्य भी होता है, जल भी होता है, वायु एवं जीव भी होता है, यानी कि यह सभी हो जाएगा। मृदा की संरचना का मुख्य कारक, इनमें मुख्य कारक जो होगा वो ह्यूमस होगा। बिजली चमकता है तो उस समय नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनता है नाइट्रोजन के टूटने से। आइए, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए आपने पढ़ा है मीना का जलवा, है ना, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, तो कर दीजिए, आपने पढ़ा है ना, मीना का जलवा, मीना, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, जलवा से जलवाष्प, ठीक है, CFC आप जानते ही हैं। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीना का जलवा में ऑक्सीजन कहीं नहीं आएगा, तो ऑक्सीजन। ओजोन परत में छिद्र अंटार्कटिका में पता चला और 1985 में, ओजोन परत में छिद्र अंटार्कटिका में 1985 में। अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव में है कि दक्षिणी ध्रुव में है? कोई कमेंट करेगा क्या? अंटार्कटिका टीका जो है वो कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव में कि उत्तरी ध्रुव में? चलिए, पौधे में कुल कितने पोषक तत्व की हो सकता है? 16 पोषक तत्व की हो सकता है। पौधे वायु तथा जल से कितने पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं? तो वायु 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 मतलब एयर हो गया, तो एयर से ये क्या प्राप्त कर लेंगे? एयर से ये वायु से क्या प्राप्त कर सकते हैं? ये नाइट्रोजन प्राप्त कर लेंगे, हाँ सर कर लेंगे। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त कर लेंगे, कहेंगे हाँ सर ये भी कर लेंगे। और जल से ये क्या हाइड्रोजन प्राप्त कर लेंगे, तो 3 तो प्राप्त कर लेंगे, ठीक ना। आइए, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं, एक साथ एक खेत में, तब मिश्रित फसल हो जाएगा। लेकिन 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में लेकिन पैटर्न पर उगाना है, निश्चित पैटर्न पर, है ना, तो वो अंतर फसलीकरण हो जाता है। दोनों में अंतर ध्यान रखना है आपको। इनमें से कौन मिश्रित फसल का उदाहरण है? मिश्रित फसल मतलब एक ही साथ उगा दे रहे हैं आप, तो मिश्रित फसल में आप क्या उगाएंगे? तो मिश्रित फसल में गेहूं चना साथ में उगा सकते हो, सरसों भी गेहूं, आप देखते हैं कि गेहूं में सरसों उग जाता है,
मूंगफली और सूर्यमुखी भी, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन अंतर फसलीकरण का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, गेहूं चना जो है वो अंतर फसलीकरण में नहीं, अभी मिश्रित फसल में आया था ना, तो आपने देखा भी कि मिश्रित फसल का ये उदाहरण है। मिश्रित फसल और अंतर फसलीकरण दोनों में अंतर भी आपने देख लिया। तो चलिए दोस्तों, अब यही समाप्त करते हैं। आज हमारा 9th क्लास एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हंसते हंसते हम लोगों ने समाप्त कर दिया। एक चीज मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी पीडीएफ आप लोग को दिए गए हैं, तो वीडियो को देखने के पश्चात यानी देखने के बाद, ठीक है, पीडीएफ से आप समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा। मतलब एग्जाम आते आते कम से कम 2-3 बार रिवीजन। 13 पीडीएफ है, एक पीडीएफ पर आप 10 मिनट भी देंगे तो आप समझिए कि 2 घंटा से 3 घंटा में सारे पीडीएफ इजिली उसको रीड कर पाओगे, देख पाओगे। तो बस महीने में कम से कम 2 बार 3 बार ये कर लेना है। फिर ये मान लीजिए कि एग्जाम में आपसे आगे कोई नहीं रहेगा, ठीक है। बोलने वाले भले कुछ भी बोल दे, लेकिन जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना, इतने मिनिमम कॉस्ट में पूरा छान लीजिए। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको, ये समझिए कि आप पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन तैयार किया हूं। ऐसे नहीं एक एक चैप्टर से 80-80 या 90-90 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन उपलब्ध कराया हूं आपको। तो चलिए, इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।